अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, हमारे आसपास तो कुछ ना कुछ हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। मान लो दूध से दही बन गया, या फिर दही दूध फट जाता है। ठीक है, या फिर हम किसी भी चीज को लोहा को ही देखिए, तो लोहा को हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, हमारे शरीर का भोजन पच गया। ऐसे चीजें होती है, उसको क्या बोलते हैं, यो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ नया बनता है, मूल पदार्थ से भिन्न कुछ नया पदार्थ बनता है, वही ना होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब दो पदार्थ, तीन पदार्थ, चार पदार्थ आपस में मिलता है तो अभिक्रिया करता है और कुछ नया पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन देखेंगे। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है ना, मूल पदार्थ से भिन्न, तो इसको क्या रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, रासायनिक, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि दो गो चीज मिलके एगो नया चीज बना रहा है, उसको बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में दो गो चीज होता है, एक होता है अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और एक होता है प्रतिफल। अभिक्रिया के बाद जो चीज बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसमें अभिकारक कौन सा हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक, और प्रतिफल क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके और मूल पदार्थ से भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का दो चीज देखेंगे। ठीक है, एक होता है अभिकारक और एक प्रतिफल। अभिकारक जो कि भाग ले रहा है और प्रतिफल जो कि बन रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल समझ में आया। इसी में देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषता होता है। क्या क्या विशेषता होता है, तो देखिए, हम रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता देखेंगे। क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की, इसका आप लोग, हम जितना करा रहे हैं उसका नोट अच्छा से कर लीजिएगा। विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला होता है, देखो, रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनता है। क्या बनता है, गैस बनता है। अब गैस कैसे बनता है, तो समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में गैस कैसे बनता है। जैसे कि देखिए, जस्ता, जस्ता को हम कैसे तो डिनोट करते हैं, Zn से। जब जस्ता को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे ना, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। कौन सा गैस उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, याद रहेगा। तो यानी कि गैस निकलता है रासायनिक अभिक्रिया में, बस आप इतना याद रखिएगा। दूसरा क्या चीज होता है, तो अवक्षेप बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में या तो क्या बन सकता है, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप भी बन सकता है। अवक्षेप कथी होता है, तो देखिए, जैसे कि NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, उसमें सोडियम नाइट्रेट डाल दिए तो हमको सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, दही जैसा मिल जाएगा, सफेद अवक्षेप। ठीक है, तो वो अवक्षेप हो गया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस बन सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बन सकता है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हो सकता है। रंग परिवर्तन कैसे हो जाता है, मान लो पोटेशियम पर मैग्नेट है, ठीक है, बैगनी रंग के है, ऊपर अगर तरीका ले नींबू के रस अगर डालेंगे तो क्या होगा, उसका बैगनी रंग धीरे धीरे गायब भी होने लगेगा। तो रंग में परिवर्तन भी हो गया, रंग में परिवर्तन भी हो गया। याद रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया में ये सारा चीज हो सकता है। अगला देखिए, ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। आप किसी आदमी को, जैसे कि पेंट करने आता है घरे आदमी, तो वो पानी में चूना रखता है तो मतलब पानी खौलने लगता है कि ना, किस कारण, वो केमिकल रिएक्शन में ताप ही ना उत्पन्न होता है। तो केमिकल रिएक्शन में ताप भी उत्पन्न होता है, ताप में परिवर्तन होता है कि ना, यानी कि ताप में परिवर्तन भी हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है, अवस्था में भी तो परिवर्तन हो सकता है।
रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में कैसे परिवर्तन हो सकता है। देखिए, आप मोमबत्ती जलाए हुए हैं, तो मोम के तो कुछ भाग नीचे गिर जाता है, और कुछ भाग, देखिए आप उतना बड़का मोमबत्ती जलाए तो पूरा मोमबत्ती जलता है तो पूरा पिघलता थोड़ी ना है, कुछ जलता भी है। तो जो जलता है वो जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो गया कि ना, ठोस वाष्प पहले द्रव में बदलेगा पिघलते पिघलते, और वाष्प में भी बदल जाएगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में इतना चीज हो सकता है, गैस बन सकता है, अपक्षेप बन सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो इतना आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण कहते हैं किसके, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करने के समीकरण को रासायनिक समीकरण, जैसे कि क्या है, रासायनिक समीकरण है, ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, प्रतिफल है। ये तो हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण दो टाइप के होते हैं, एक संतुलित होते हैं और एक असंतुलित होते हैं, ठीक है। तो हमको हमेशा संतुलित करना ही रहता है रासायनिक समीकरण को। अगर मान लो असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको भी हमको संतुलित करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं दोनों ओर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना है। जैसे कि इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। चलो ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 गो। इधर ऑक्सीजन कितना है, 21 गो। तो ये संतुलित है, नहीं है। अब हमको इसको संतुलित करना होगा। तो संतुलित कैसे करेंगे, देखिए हाइड्रोजन इधर 2 गो है, चलो ठीक है 2 गो। लेकिन ऑक्सीजन 2 गो है, तो हमको इसको 2 गो बनाने के लिए यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते हैं, पूरा में लगाना होगा। तो हमको मजबूरी में यहाँ पर 2 लगाना होगा। तो 2H2O। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अब कै गो हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 2 गो ही, या 2 गो इसके नीचे लगाया, यानी कि 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन हो गया। लेकिन इधर 2 गो है, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल सेम है, इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको संतुलित करना रहता है रासायनिक समीकरण को। अब हम आपको एगो दूगो एग्जाम्पल बताएंगे और उसके माध्यम से संतुलित करना सिखाएंगे रासायनिक समीकरण को। जैसे कि ये हम आपको समझा दिए। संतुलित करना देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए मैग्नीशियम दिया हुआ है, ठीक है, वो अभिक्रिया कर रहा है HCl से, तो क्या बन रहा है, MgCl2 और प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम इसको संतुलित करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो हम अब इसको संतुलित करेंगे और देखेंगे कि इधर कितना कितना है। तो इधर 2 गो चीज है, लेफ्ट है राइट है, ठीक है। यानी कि हम लेफ्ट वाला चीज में देखेंगे क्या क्या चीज कितना है, और राइट वाला चीज में देखेंगे क्या क्या चीज कितना है, ठीक है। सबसे पहला चीज मैग्नीशियम को ही देखते हैं। मैग्नीशियम लेफ्ट में क्या है, एगो है। मैग्नीशियम इधर एगो, तो इधर भी एगो, लेफ्ट में एगो है तो राइट में भी एगो है। चलो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और देखिए, तो हाइड्रोजन इधर एक है तो हाइड्रोजन इधर 2 गो है, यानी कि हाइड्रोजन लेफ्ट में एगो है और राइट में 2 गो है। उसके बाद और क्या है, क्लोरीन। देखिए यहाँ पर आप भी नहीं देखे और हम भी नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर जो एल होता है ना, क्लोरीन एक साथ है, तो यहाँ पर जो एल होता है ये छोटा होता है, एल छोटा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो क्लोरीन का एगो है, क्लोरीन लेफ्ट साइड में एगो है एक, और राइट साइड में 2 गो है, यानी कि संतुलित है, नहीं है। लेफ्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन एगो, राइट साइड में 2 गो, इधर भी क्लोरीन एगो है, इधर राइट साइड में 2 गो। तो हमको इसको संतुलित करना होगा। कैसे संतुलित करेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन इस साइड में अगर क्या गो है, राइट साइड में 2 गो, तो हाइड्रोजन को इधर भी 2 गो कर दो। तो इसको हम शुरू में 2 पे गुना करना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो 2 गो हो गया, लेकिन क्लोरीन भी 2 गो हो गया। अब क्लोरीन 2 गो हो गया तो हमको क्लोरीन को भी तो संतुलित करना होगा। तो क्लोरीन 2 गो इधर है, हाँ इधर तो है ही, संतुलित है जी।
मैग्नीशियम को देख लीजिए तो मैग्नीशियम इधर दूगो। अब देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, पुनः देख लेते हैं लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, लेफ्ट में और राइट में मैग्नीशियम का एगो इधर लेफ्ट में एगो, इधर भी राइट में एगो। लेफ्ट में अब हाइड्रोजन दूगो, इधर राइट में हाइड्रोजन दूगो, लेफ्ट में क्लोरीन दूगो, राइट में क्लोरीन दूगो। संतुलित हो गया, एक एक दो 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 दो। अब ये हो गया यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ऐसे रासायनिक समीकरण को लेफ्ट राइट लिख के और तब आपको संतुलित करना होगा। हम आपको एगो दूगो एग्जाम्पल देते हैं, अब आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्या दे हम आपको, आयरन। हाँ, आयरन मान लीजिए जल से अभिक्रिया किया, Fe+H2O तो मिल गया Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब इसको आपको संतुलित करना है, ये आपका होमवर्क है, ई वाला। ठीक है, होमवर्क है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए KClO3 है, ठीक है, और ई टूट रहा है तो बन रहा है KCl और प्लस में ऑक्सीजन। इसको देखिए तो ये संतुलित है कि ना, हम देख लेते हैं एक बारी। लेफ्ट राइट, पहले पोटेशियम के, फिर क्लोरीन को देखेंगे, फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, और जब संतुलित हो जाएगा तो फिर से हम देखेंगे लेफ्ट राइट में। ठीक है, यही प्रोसेस होता है और यही आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि पोटेशियम देखिए, पोटेशियम राइट साइड का एगो है और पोटेशियम लेफ्ट साइड का एगो है। तो पोटेशियम को देखते हैं, राइट साइड का एगो है, पोटेशियम एगो है, पोटेशियम इधर एक है तो इधर भी एक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन इधर एक है, क्लोरीन इधर एक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। पोटेशियम एक है तो इधर भी एक है, क्लोरीन इधर एक है तो इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर 3 गो है तो ऑक्सीजन इधर 2 गो है, ऑक्सीजन इधर 3 गो है तो ऑक्सीजन इधर 2 गो है। अब हमको क्या होगा, जब संतुलित नहीं है तो संतुलित होगा। संतुलित कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीजन इधर 3 है और उधर 2 है, तो 3 2 को दोनों को संतुलित करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो KClO3 है ना, उसके आगे 2 लगा देते हैं। लीजिए 2 लगा दिए, तब कै गो ऑक्सीजन हो गया, 3 दूना 6 गो। कै गो ऑक्सीजन हो गया, 3 दूना 6 गो। तो इधर भी 3 लगा दिए, 3 दूना 6, 6 6 ऑक्सीजन तो हो गया। लेकिन देखिए इधर पोटेशियम कै गो हो गया, 2 गो, और क्लोरीन कै गो हो गया, 2 गो। यानी कि संतुलित हुआ नहीं। इधर 2 गो पोटेशियम तो इधर 1 गो, तो इधर 2 से गुना कर देते हैं, 2 गो पोटेशियम और फिर 2 गो क्लोरीन। यहाँ पर भी आप ध्यान नहीं दिए हैं लेकिन गलती है, तो इसको सही कैसे करना है, इधर क्लोरीन में छोटका एल लगता है। ठीक है, तो इधर क्लोरीन 2 गो तो इधर भी क्लोरीन 2 गो। चलिए अब संतुलित हो गया। अब देखिए पोटेशियम इधर लेफ्ट साइड में 2 गो, राइट साइड में 2 गो, क्लोरीन इधर लेफ्ट साइड में 2 गो, राइट साइड में भी क्लोरीन 2 गो, ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड में 6 गो, राइट साइड में इधर क्लोरीन 6 गो। अब ये संतुलित हो गया। तो हम इतना डिटेल से आपको संतुलित करना सिखाए हैं रासायनिक समीकरण। अब ये आपको आना चाहिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो अब हम आपको संतुलित करना बता दिए। अब हमको आपको अगला चीज बताएंगे, रासायनिक समीकरण हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। मतलब बहुत प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, सबको एक एक करके अच्छा से समझते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन, नाम में ही है संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, नाम में ही है संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन। मतलब दो चीज जुड़कर एक नया चीज बनाएगा। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा। ठीक है, यानी कि आप कोई भी चीज ले लिए, जैसे कि कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन 2 गो मिलकर क्या बनाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, दूगो को क्या कहते हैं, डाई। अगर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ना, इस टाइप से बनाता है। जैसे कि मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया संयोजन। दो या दो से अधिक चीज मिलकर एक चीज बनाता है, ठीक है, एक नया पदार्थ बनाता है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। आप मैग्नीशियम को जलाए हुए हैं, तो मैग्नीशियम कोई भी चीज जलता है किस चीज के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। यानी कि अगर हम मैग्नीशियम को जलाएंगे ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये संतुलित है, चलिए इसमें भी जो बता देते हैं, ये संतुलित है। इधर दो गो ऑक्सीजन, इधर एगो ऑक्सीजन, इधर एगो मैग्नीशियम तो इधर एगो मैग्नीशियम, ठीक है। लेकिन इधर ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, दो गो, तो इधर 2MgO। लेकिन देखिए था इधर दो गो MgO किए हैं, दो गो MgO किए हैं, तो दो गो ऑक्सीजन तो हो गया, ठीक है, लेकिन दो गो तो मैग्नीशियम भी हो गया। लेकिन इधर मैग्नीशियम क्या गो है, एक गो है, तो यानी कि मैग्नीशियम में भी 2 से गुना होगा। तो अब देखिए तो संतुलित हो गया कि ना। यानी कि हम मैग्नीशियम में हम क्या क्या चीज संतुलित करने के लिए किए हैं, मैग्नीशियम में 2 से गुना किए हैं और ये पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 से गुना किए हैं, तभी संतुलित हो गया है, ठीक है ना। ऐसे आपको संतुलित करना भी आ जाएगा। चलिए अब अगला चीज देते हैं, संयोजन अभिक्रिया पूरा अच्छा से समझ में आया। अब संयोजन अभिक्रिया के बाद में हम आपको देखेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को दूसरे भाषा में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपघटन डीकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको अब थोड़ा अच्छा से समझते हैं। देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन, वियोजन नाम में ही वियोग, तो मतलब हटेगा। तो जब दो या एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाएगा तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी बहुत प्रकार के होता है। हम किसी चीज को ऊष्मा देके तोड़ सकते हैं, हम किसी चीज को प्रकाश देके तोड़ सकते हैं, ठीक है। हम किसी चीज को विद्युत के माध्यम से अलग कर सकते हैं। तब वही एक एक करके समझेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम ऊष्मा देके किस किस चीज को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा देके हम किस किस चीज को अलग कर सकते हैं, ऊष्मीय, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन में देखते हैं क्या होगा। जैसे कि देखो लेड P2PbNO3 को अगर हम गर्म करेंगे, 2PbNO3 को होल्ट वाइज को अगर हीट, ऊपर हीट लिखा हुआ है मतलब क्या, गर्म करेंगे, तो लेड ऑक्साइड यानी कि 2PbO लेड ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन, तीन गो चीज में टूट रहा है। इसको गर्म कर रहे हैं तो कितना चीज में टूट रहा है, तीन गो चीज में टूट रहा है। एगो चीज देखिए हम अपना से एग्जाम्पल एक और देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को सूचित करते हैं Ca, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। इसको अगर हम गर्म करेंगे, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अब आप बताइए ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यही कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, और गैस को हम कैसे डिनोट करते हैं, आप 9th में पढ़े होइएगा, इस टाइप से। यानी कि देखिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए हैं तो किस में बदला है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो ये तीर का निशान हम दिए हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को गर्म, अपघटन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को गर्म करने पर उसको अलग कर। अब हम देखेंगे प्रकाशीय अपघटन, ये तो ऊष्मीय अपघटन या वियोजन था। अब हम प्रकाशीय अपघटन या वियोजन, यानी कि हम प्रकाश के माध्यम से किसी भी चीज को तोड़ेंगे। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको बताते हैं। देखिए आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो बायोलॉजी में एक टॉपिक आपको पढ़ना था, प्रकाशन फोटोसिंथेसिस
पढ़ना होगा फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, पौधा अपना भोजन किस तरह से बनाता है? पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाशीय अपघटन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो एक तरह का प्रकाशीय अपघटन ही है। तो हम देखिए उसको समझते हैं। देखिए कैसे होता है। देखो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, पौधा का भोजन मिलने के लिए क्या पौधा क्या ग्रहण करता है, ऑब्जर्व क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, गैस है, गैस है कि ना, ये गैस आप समझ जाइएगा इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल, वाटर लेता है, ठीक है। और पौधा में मौजूद क्या था, क्लोरोफिल था, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल अभी नहीं लिख रहे हैं। प्रकाश के उपस्थिति में, किस चीज के प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल किस चीज में बदल रहा था, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो कि पौधा का भोजन था, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और प्लस में पौधा निकाल, वेस्ट मटेरियल पौधा का क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन छोड़ रहा था कि ना। तो ये प्रकाश के माध्यम से नहीं हुआ है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, यह कौन सा वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन, कौन सा अपघटन अभिक्रिया है, तो प्रकाशीय अपघटन। समझ में आया, उष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। और अगला देखते हैं विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको वाटर। जब पानी को हम क्या करेंगे, देखिए वाटर यानी कि जल, जल किस चीज से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो उसको अलग अगर अलग करना है तो हम कौन सा अपघटन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया का यूज करेंगे, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक मग ले लिए, ठीक है, मग या कोई भी चीज ले लिए, उसमें पानी रख दिए, पानी रख दिए। अब उसमें देखिए दो टर्मिनल लेंगे, इस टाइप से दो टर्मिनल लेंगे, एगो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। और इस टाइप से मतलब एगो बैटरी इधर लिए रहेंगे। तो बैटरी का अगर जो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा ऐसे आके जुड़ेगा इससे, और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे आके जुटेगा, और विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे। तो इधर देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखिए दोनों अलग अलग होने लगेगा, जल में इसे दोनों अलग अलग होने लगेगा। तो ये प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है, ठीक है। प्रकाशीय अपघटन के माध्यम से हम किस चीज को तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। किस चीज को तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। समझ में आया। देखिए ये शॉर्ट नोट्स है, छोटा छोटा नोट्स है, आपको ये समझाने के लिए एकदम अच्छा से, और नोट्स बनाने के लिए ई है, ठीक है। इसका अगला टॉपिक अब समझिए, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, किसको कहते हैं, विस्थापन। जब कोई भी चीज एक वस्तु को हटा के और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो विस्थापित कर दिया, तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि पहला में ही देखिए आयरन है, ठीक है, आयरन है और PuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, आयरन क्या किया है, कॉपर को हटा के और उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। आयरन कॉपर को हटा दिया है, या देखिए, और उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ आयरन विस्थापित किया है कॉपर को, एक वो एलिमेंट विस्थापित किया है, इसलिए एकल विस्थापन है। कौन सा विस्थापन है, एकल विस्थापन। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब एगो यहाँ पर समझने वाला बात ये है, कॉपर कम क्रियाशील धातु था इसलिए ये हट गया, और आयरन ज्यादा क्रियाशील धातु था इसलिए इसको हटा दिया है। आयरन ज्यादा क्रियाशील धातु था इसलिए कॉपर को क्या किया है, कम क्रियाशील वाला को हटा दिया है। जिंक देखिए, जिंक ज्यादा क्रियाशील धातु है, किससे, हाइड्रोजन से। आप यही पढ़े होइएगा, कॉपर है उसमें, मतलब वो ज्यादा किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ये आपको रिएक्शन का एक क्रम होता है, क्रम आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होता है तो हम आपको अभी 1 मिनट में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील से सबसे कम पर आएंगे, ठीक है।
ऊपर जो लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है, और नीचे जो हम लिखेंगे वो सबसे कम क्रियाशील धातु होगा। अब चलिए समझिए, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद क्या होता है, तो सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद आयरन, हाँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सीसा, हाइड्रोजन, ठीक है। और बहुत कम क्रियाशील होता है तो कॉपर, उससे भी कम हाइड्रोजन, Hg यानी कि पारा हाइड्रोजन, फिर Ag, फिर Au यानी कि सोना चांदी। तो ये सब बहुत कम क्रियाशील होता है, तब ना लोग इसको ज़्यादा खरीदता है, यानी कि इसमें जंग उंग कुछ नहीं लगता है, किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए काला उला जल्दी नहीं होता है। तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो अभी क्रियाशीलता घटता जाएगा। यानी कि देखिए, हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए, इधर जिंक है, इधर क्या है, इधर क्या है, जिंक है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए तो कौन कौन सा क्रियाशील धातु है, जिंक कहाँ पर है, जिंक है, हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है कि ना, ऊपर वाला चीज ज्यादा क्रियाशील है, ई वाला ज्यादा क्रियाशील है, आई वाला कम क्रियाशील है। देखिए तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, ये विस्थापित कर देगा कि नहीं, तो ये हाइड्रोजन को भी स्थापित कर दिया। अब देखिए आयरन में और कॉपर में, देखिए कौन ज्यादा क्रियाशील है, आयरन कहाँ गया, आयरन, आयरन में और कॉपर में कौन ज्यादा क्रियाशील है, ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है, इनकी आयरन ज्यादा क्रियाशील है। आयरन ज्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो कॉपर को यहाँ पे देखिए विस्थापित कर दिया है। आपको ई वाला चीज लिख के कहीं पर चिपका लेना है, ठीक है, ऊपर लिख लेना है ये ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाला कम क्रियाशील है, इसे लाइन से याद कर लेना है। आपको याद करने के लिए आपको मान लो रटना है तो गाइड में से भी याद कर सकते हैं, लेकिन साइंस को रट के याद नहीं कर सकते हैं, इसको समझना ही पड़ेगा कैसे रिएक्शन होता है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए, अब इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों चीज विस्थापित करेगा एक दूसरा को, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए विस्थापन में मान लीजिए वो एलिमेंट है एक्स वाई, ठीक है, वो रिएक्शन कर रहा है ए बी से, तो दोनों एक दूसरे के विस्थापित करेगा। यानी कि एक्स वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो वाई वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि एक्स बी हो जाएगा और प्लस में ए वाई हो जाएगा। देखो दोनों एक दूसरे के विस्थापित कर दिया है। यहाँ पर एग्जाम्पल में कहती है सोड Na2SO4 और BaCl2, तो देखिए Na2 किसके साथ जुड़ गया है, क्लोरीन के साथ, Na2 क्लोरीन के साथ और सल्फर बेरियम के साथ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विस्थापित कर लिया है। और आप बताइए ये किस चीज का साइन है, ये होता है अवक्षेप का साइन, मतलब जो चीज नीचे बैठ जाता है उसको अवक्षेप बोलते हैं। तो ये अवक्षेप का साइन है, आपको 9th में पढ़ना होगा, आप पढ़े होइएगा। एक हम आपको एक और तो उष्मा छेपी मतलब उष्मा छोड़ेगा, उष्मा छेपी मतलब उष्मा छोड़ेगा, और उष्मा शोषी शोषण मतलब उष्मा लेगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो उष्मा छेपी मतलब उष्मा छोड़ेगा। यानी कि देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में उष्मा निकालता है, ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के जुड़ता है तो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में उष्मा निकालता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, उष्मा छेपी, ठीक है। अब उष्मा शोषी मतलब जो चीज उष्मा लेगा, जैसे कि लेड नाइट्रेट PbNO3 को होल्ट वाइज को जब हम उष्मा देते हैं ना तो 3 चीज में टूटता था, ये हमको पीछे ऊपर भी बताएं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन में टूटा। तीन वो चीज में ऊष्मा दिए हैं तो ये ऊष्माशोषी हो गया, ऊष्मा लेके टूट रहा है तो ऊष्माशोषी हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, ये ऐसे नहीं टूटता है, लेकिन अगर इसको ऊष्मा देंगे ना, ऊष्मा तो टूट मतलब जुट जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए 2NO लगा देते हैं ताकि दूगो नाइट्रोजन दूगो ऑक्सीजन, दूगो नाइट्रोजन दूगो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। ऊष्मा देने पर टूटा है, जो ऊष्मा लेके टूटता है ऊष्माशोषी, जो टूटने के बाद ऊष्मा देता है ऊष्माशोषी। अब देखे होइएगा कि पानी में चूना डालते हैं तब पानी खौलने लगता है, ये आपको पता है। तो कौन सा विक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकाल रहा है, ऊष्माक्षेपी। तब ना वो गर्म ऊष्मा हीट निकाला है तो पानी खौलने लगता है, पानी में चूना रखते हैं तो कौन सा विक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी। इस वीडियो में इतना, बाकी आगे के वीडियो में।